Hello everyone, my name is Jyoti Malik. I am UGC NET qualified and qualified cost accountant. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस मेथड से निकल सकता है, क्या क्या मेथड उसके लिए यूज़ किए जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए. देखिए, दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड. पहले हम डायरेक्ट मेथड करेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक अकाउंटिंग पीरियड के कैश का आना और कैश का जाना उसको रिप्रेजेंट करती है. कितना कैश आया और कितना कैश कहाँ से आया और कहाँ पे कितना कैश गया, ये स्टेटमेंट शो करते हैं. ये दो बैलेंस शीट के बीच में कैश को होने वाले कैश के चेंज के अंदर जो रीजंस होते हैं उसको बताती है. कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए तीन तरह की एक्टिविटी होती हैं. उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्लासीफाई तीन तरह की एक्टिविटीज़ में किया जाता है. फर्स्ट होता है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती हैं जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी चीज़ का बिजनेस किया है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का गुड्स हम फ़ोन सेल करते हैं, ये हमारा बिजनेस है. तो फ़ोन को सेल करने के बाद जितने भी पैसे, जितने भी रुपीज़ हमें मिलते हैं, जो भी अमाउंट हमें मिलती है, वो रेवेन्यू होता है. उसमें से वो जो होती है, जो सेल होती है, जो सेल से जो रेवेन्यू मिलता है, वो होता है हमारा कैश का आना. कैश रिसिप्ट होती है. जैसे हम सेल करते हैं, सेल से क्या होता है, डेटर्स होते हैं, डेटर्स से कैश होता है, डेटर हमें कैश देते हैं. तो जितनी भी कैश रिसिप्ट कस्टमर से आई है सेल करने के बाद, वो सारी की सारी हम प्लस करते हैं. और जितना भी कैश हमने पे किया है, जैसे सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स क्या होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको हमें सैलरीज पे करनी होती है, उनको हम, क्योंकि वो हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, कैश पे करना है, तो इसलिए कैश को माइनस करेंगे. कैश रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करने के बाद जो भी कैश बचता है वो कैश जनरेटेड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. उसमें से इनकम टैक्स पे किया जाता है. जो भी इनकम टैक्स पेड किया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है, जो भी अमाउंट बचती है, वो होती है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होते हैं जो रेगुलर एक्टिविटीज़ से नहीं होते हैं बिजनेस के, और जो कभी जैसे अर्थक्वेक का आना, ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है. ये नॉर्मल नहीं है, ये ऑर्डिनरी नहीं है. उसमें से अगर हमारे पास कोई पैसा आता है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ किसी चीज़ में आग लग गई है, फायरिंग हो गई है, और उसमें से उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो उसके लिए जो पैसा आता है, तो वो जो होता है उसको प्लस करेंगे. लेकिन अगर हमें पैसा नहीं मिलता और हमें लॉस हुआ है, तो उसको करेंगे माइनस. इसी तरह कैश इसमें से प्लस या माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो होती है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बी होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें सेल या परचेज होती है फिक्स्ड एसेट से, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज किया जाता है या फिर सेल किया जाता है. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से या तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट या हमारे उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इन्होंने क्या कहा, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया, तो जो पैसा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, तो डेफिनेटली पैसा बाहर, एसेट्स आई हैं तो पैसा बाहर गया है, तो कैश फ्लो बाहर की तरफ हुआ, आउटफ्लो हुआ है. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, तो हमारा पैसा कंपनी के अंदर आया है, बिजनेस के अंदर आया है, तो इसको बोलेंगे कैश का आना, यानी कैश रिसिप्ट हुआ है. इसी तरह परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. देखिए, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते हैं, जो एसेट्स के अंदर आती हैं, जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करंट एसेट के अंदर आती हैं. इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो पैसा आ रहा है, और अगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो पैसा जा रहा है, यानी पैसा अगर जाता है, आउटफ्लो होता है, तो माइनस करेंगे, और अगर इनफ्लो है तो उसको ऐड करेंगे. इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर उसमें से उसका इंटरेस्ट हमें मिलता है, डिविडेंड हमें मिलता है, तो डेफिनेटली शेयर्स में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो जो पैसा है अगर हमें रिसीव्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कैश इनफ्लो है, और कैश इनफ्लो होगा तो उसको ऐड करेंगे. ये जो होता है इन टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो भी जितना भी पैसा आता है उसको एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. थर्ड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होती हैं जो कैपिटल और बोरोविंग जो होती हैं कंपनी की, एंटरप्राइजेस की, उसमें अगर किसी भी तरह का चेंज आता है तो वो बताती हैं.
फॉर एग्जाम्पल प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ये कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं कहीं पे तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और जो जैसे भी प्रोसीड आती है मतलब हमें शेयर्स को इशू करने के बाद जो पैसा हमारे पास आता है तो वो इनफ्लो होता है, वो जो होता है वो इनफ्लो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से होता है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, हमने कहीं से बाहर से पैसा उधार लिया है तो डेफिनेटली वो पैसा कंपनी के अंदर आया, बिजनेस के अंदर आया, तो जो पैसा है वो भी फाइनेंस एक्टिविटीज से। इसी तरह रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमने रिपेमेंट की है, इंटरेस्ट पेड किया है, डिविडेंड पेड किया है, जो भी अमाउंट पे की है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगी। उसके बाद तीनों एक्टिविटीज को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितना कैश हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जितना कैश हुआ है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जितना कैश आया है, तीनों को ऐड करेंगे और उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का मतलब ओपनिंग बैलेंस जो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसको ऐड करेंगे। ये दोनों को मिलाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आपका आ जाएगा। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें भी सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ली जाती हैं, फर्स्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि नेट प्रॉफिट लिया जाता है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब प्रॉफिट लेते हैं लेकिन वो जो टैक्स से पहले का है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की पेमेंट करने से पहले का है। उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। हम नॉर्मल में क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो बाहर नहीं जाती है, आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज है, ये नॉशनल एक्सचेंज है, ये लॉस या प्रॉफिट होता है। अगर लॉस है तो हम ऐड करेंगे और प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, डेफिनेटली लॉस हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस किया होता है, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर गेन होता है हमें फिक्स्ड एसेट से तो उसको माइनस करते हैं और लॉस होता है तो उसको प्लस करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट अगर पेड किया है, डेफिनेटली इंटरेस्ट जो पेड किया है उसको हम ऐड करते हैं, और जो रिसीव्ड हुआ है क्योंकि ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम है, तो डेफिनेटली इसको माइनस करेंगे। फिर होता है डिविडेंड रिसीव्ड होता है। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को ले रहे थे इसलिए हमें जो इंटरेस्ट पेड है उसको हम ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्योंकि वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नहीं है इसलिए इसको माइनस करेंगे, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नेक्स्ट होता है डिविडेंड जो होते हैं वो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है, शेयर्स का पैसा होता है, इसलिए उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद जो भी है उसमें से प्लस माइनस करने के बाद उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। यह हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है जो कि वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का है। अब इसमें क्या है कि ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, जितना भी कैश करंट एसेट्स हैं उसमें डिक्रीज होता है, मतलब ये कि मार्केटेबल सिक्योरिटी है उसको अगर हम कैश में चेंज करेंगे तो उसको डिक्रीज करेंगे तो वो ऐड होगी, और इंक्रीज अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लोन लिया, हमारे पास पैसा आया है, लोन जो है शॉर्ट टर्म लोन जिसको कह सकते हैं, तो वो इंक्रीज करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इसी तरह करंट एसेट अगर हमारी इंक्रीज होती है जैसे स्टॉक है तो उसको माइनस करेंगे क्योंकि हमारा कैश कम हो रहा है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर हमारी करंट लायबिलिटीज़ कम हो रही है, मतलब ये कि जैसे हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है तो उसको क्योंकि कैश जा रहा है तो उसको माइनस करेंगे। इसी तरह कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इससे जो प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएगा, उसमें से हम करंट ईयर का टैक्स पे कर देंगे। उसके बाद जो कैश आएगा वो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर हमें कोई कैश मिलता है तो उसको ऐड कर देंगे, नहीं तो हम माइनस करेंगे। और इसी तरह जो आएगा वो होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसी तरह नेक्स्ट जो होता है डायरेक्ट मेथड में जैसे था वैसे इनडायरेक्ट मेथड में भी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का जो कैश फ्लो होता है वो कैसे होता है, अगर हमने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है यानी कैश बाहर गया है बिजनेस से तो उसको माइनस करेंगे, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो डेफिनेटली उसको हम ऐड करेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट का पैसा बाहर जाएगा, परचेज करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, उसको माइनस करेंगे, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो उसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड जो है उसको ऐड करेंगे। ये जो है ये होता है नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी डायरेक्ट मेथड की तरह ही है बिल्कुल। ये जो हमें ये बताती हैं कि कैपिटल और बोरोविंग्स में कितना चेंज हुआ है, और शेयर्स कैपिटल से अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो उसको ऐड करेंगे, और प्रोसीड से अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, अगर हमने डिवेंचर्स वगैरह इशू किए हैं, प्रोसीड से पैसा आया है तो उसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि कैश का फ्लो हो रहा है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर। और रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग है,
अगर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उनकी रिपेमेंट की है तो डेफिनेटली पैसा बाहर जा रहा है, उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट अगर हमने पेड किया वो भी बाहर जा रहा है पैसा, डिविडेंड पेड किया है वो भी पैसा बाहर जा रहा है। तो जो जो कैश फ्लो जब भी बाहर जाता है तो उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी तीनों को प्लस करेंगे, ए बी और सी तीनों एक्टिविटीज़ को हम ऐड करेंगे और नेट इंक्रीज इन कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट तीनों एक्टिविटीज़ के कैश को हम ऐड करेंगे और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बिगनिंग में हम जो बिगनिंग वाला है उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाएगा और ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। मैं एक डाउट आपका सॉल्व करना चाहती हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट। सेकंड होता है जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं। कैश इक्विवेलेंट होता है जिसको बहुत कम टाइम में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वेरी शॉर्ट टाइम, 3 मंथ्स कह सकते हैं, 6 मंथ कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम जिसको कह सकते हैं। और कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है? स्टॉक आ सकता है या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ सकती हैं। इस तरह के जो होते हैं वो हमारे कैश इक्विवेलेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, method of cash flow statement. If anyone have any doubt regarding this topic, please comment in the comment section, and please subscribe, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.